लोग पहले भी कोनिक के बारे में पढ़े थे कि कोनिक सेक्शन क्या होता है, जिसमें हम लोग सर्कल पढ़ चुके हैं। और अब हम लोग पैराबोला और इलिप्स पढ़ेंगे और हाइपरबोला, है ना। तो कोनिक को एक बार फिर से वहाँ भी हम डिफाइन किए थे और बताए थे कि कोनिक कैसे बनता है ना। और यहाँ हम लोग कोनिक सेक्शन को एक अलग तरीका से परिभाषित करेंगे और वह पॉइंट के, है ना, बिंदु पथ के द्वारा, लोकस के द्वारा। तो आइए देखा जाए। देखिए, मान लिया जाए कि एक कोई पॉइंट हो जो इस तरह से मूव कर रहा हो, लेकिन ये तो हम सीधे पाथ ले लिए, ठीक है ना। तो ये कंडीशन के तहत मूव करने से इस तरह का एक पाथ बना, ये तो समझते हैं आप लोग। अब देखिए कंडीशन क्या है ये समझना है। सर्किल के बारे में पढ़ते हुए हम लोग सर्किल को भी डिफाइन किए थे, और यहाँ कोनिक सेक्शन को डिफाइन करने के लिए हम एक ऐसी आकृति लिए। अब देखिए, यह एक मूविंग पॉइंट का लोकस है ना। और मूविंग पॉइंट किस तरह से प्लेन में मूव कर रहा है, इसका तरीका ये है कि एक कोई फिक्स्ड पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है ना। क्या लिए? एक फिक्स्ड पॉइंट। और दूसरा एक फिक्स स्ट्रेट लाइन ले लिए, मान लिया है कि यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए, एक फिक्स पॉइंट और एक फिक्स स्ट्रेट लाइन दो लेना होगा। अब प्लेन में कोई पॉइंट इस तरह से मूव करे कि इस फिक्स पॉइंट से उसकी दूरी और इस फिक्स स्ट्रेट लाइन से उसकी दूरी का रेशियो कांस्टेंट हो जाए, तो इस बिंदु के घूमने से जो पाथ बनता है उसी को कोनिक सेक्शन कहा जाता है। तो कोनिक सेक्शन क्या हुआ? एक लोकस हुआ मूविंग पॉइंट का। अब इसको ऐसे समझिए, मान लिया जाए कि ये जो शेप आप लिए हैं, इसी पर तो कोई पॉइंट P है, मान लिया जाए कि ये मूविंग पॉइंट है। तो कभी इस स्थिति में यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, इसको हम S मान लिया जाए, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, है ना, इसको हम M मान लेते हैं। तो ये PS और PM, ये दो डिस्टेंस का रेशियो के बारे में बात हम लोग कर रहे हैं। ये पॉइंट मूव करे प्लेन में कहीं भी, लेकिन जहां पर भी जाए तो इस फिक्स पॉइंट से, ये पॉइंट फिक्स है, ये स्ट्रेट लाइन फिक्स है, तो उससे उसके दूरी का जो रेशियो है वो हमेशा क्या रहे? कांस्टेंट रहे, कांस्टेंट, ठीक है। तो इसी के मूव करने से पाथ जो बन रहा है, इसी को कहते हैं कोनिक सेक्शन। अब देखिए, ये जो फिक्स पॉइंट लेते हैं इसको हम लोग कहते हैं फोकस। फिक्स पॉइंट को क्या कहेंगे? फोकस। तो उसका एक नाम होगा फिक्स्ड पॉइंट। तो फिक्स्ड पॉइंट को क्या कह दिए हम? फोकस। और फिक्स स्ट्रेट लाइन को क्या कह दिए हम लोग? डायरेक्ट्रिक्स। ये हम लिख देते हैं फिक्स स्ट्रेट लाइन। तो इसको क्या कहेंगे? डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स। आप लोग नोट भी करते चलिए और समझते भी चलिए। तो फिक्स पॉइंट और डायरेक्ट्रिक्स, ये दो शब्द से आप परिचित हुए? यस सर। अब इसको कैसे हम हिंदी में तो समझ गए, अब अंग्रेजी में कैसे डिफाइन करेंगे ये भी सुन लीजिए। अपने से फिर लिखिएगा, डिफिनीशन ऐसे बहुत जगह दिया रहता है, समझना मेन चीज होता है। तो इफ ए पॉइंट मूव्स इन ए प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस? पॉइंट का। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, है ना, I
फ्रॉम ए स्ट्रेट लाइन। तो अंग्रेजी है, हिंदी और अंग्रेजी का अलग तरह से चलता है। तो पहले आप ऐसे कहेंगे कि इफ ए पॉइंट मूव्स इन ए प्लेन सच दैट द रेशियो, ठीक है ना, पहले रेशियो का यूज कर लेंगे। द रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन is always remains constant, then point trace out a path which is called क्या? हाँ, conic section। चलिए, तो ऐसा बना लीजिए। तो फिर आगे देखिए, अब इसमें क्या होता है। कोनिक सेक्शन आप समझ गए। तो यहां पर PS बाई PM है ना, PS बाई PM यही रेशियो होता है। और ये क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। ये कंडीशन होना चाहिए। तो फोकस से परपेंडिकुलर किस पर? ऑन डायरेक्ट्रिक्स। तो उस लाइन को क्या कहेंगे? एक्सिस ऑफ कोनिक सेक्शन। ओके। अब दूसरा चीज देखिए, यह जो एक्सिस ऑफ कोनिक सेक्शन है, यह कोनिक को, जो सेक्शन बना कोनिक, इसे कोनिक भी कहा जाएगा। इस कोनिक सेक्शन को क्या कहा जाएगा? कोनिक। तो लिख लीजिए कोनिक, दिस इज आल्सो नोन एज कोनिक। कौन? जो ये सेक्शन बन रहा है, जो ये कांस्टेंट आया है, ठीक है ना, कोनिक। सांको। तो इस कोनिक को जिस पॉइंट पर कट करता है, उस पॉइंट को हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहेंगे? वर्टेक्स। तो इसको ही से डिनोट कर लीजिए, और इसे हम लोग कह देते हैं वर्टेक्स, वर्टेक्स ऑफ कोनिक, है ना, या सिंपली वर्टेक्स कहिए, यानी कि शीर्ष। यह कोनिक का क्या है? शीर्ष है। अब देखिए, अब जो रेशियो है PS बाई PM, मतलब कि मूविंग पॉइंट का फिक्स पॉइंट से दूरी और एक फिक्स स्ट्रेट लाइन से दूरी का रेशियो। तो इसको एक, इसके लिए नाम दिया गया है। और क्या नाम दिया गया है? इसेंट्रिसिटी। क्या नाम है? इसेंट्रिसिटी। तो लिखिए इसेंट्रिसिटी, इसे ई से डिनोट किया जाएगा। और यह वही PS बाई PM होगा, यानी कि कांस्टेंट होगा। और हिंदी में इसको कहेंगे उत्केंद्रता, है ना। क्या कहेंगे? उत्केंद्रता। तो ये है ई अब समझ गए आप लोग। अब देखिए किस तरह से हम लोग अलग अलग ई का वैल्यू आया है, ठीक है ना। अब देखिए ई कांस्टेंट है। अब क्या है ना कि रेशियो है, यह कभी 1 हो सकता है, कभी 1 से छोटा हो सकता है, और कभी 1 के बराबर हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि अगर 1 हो रहा है तो इसका मतलब है कि फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस इक्वल है, बराबर है, ठीक है। और बड़ा छोटा हो रहा है तो एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। तो जब डिनोमिनेटर है और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, जब न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा तो एक से बड़ा हो जाएगा ना। और जब न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो तो क्या हो जाएगा? तो 3 स्थिति प्राप्त होगी। तो लिखिए, चलिए इसेंट्रिसिटी आप लोग समझ गए। अब लिखिए व्हेन E is equal to 1, है ना, then conic section
क्या हो जाएगा? पैराबोला, है ना? परवलय, परवलय कब हो रहा है पैराबोला? हाँ, when e is equal to 1 और e is equal to 1 तो समझ गए ना? आप लोग लिख लीजिए द कोनिक सेक्शन इज कॉल्ड पैराबोला। अब आइए, when e is less than 1 then conic section is called ellipse। एलिप्स को हिंदी में दीर्घवृत्त कहते हैं। और when e is greater than 1 the conic section is hyperbola, है ना? हाइपरबोला, अति परवलय। तो कोनिक सेक्शन को हम लोग डिफाइन किए और कोनिक सेक्शन को पिछले क्लास में भी हम समझाए थे, एक बार फिर से देख लीजिए। कोनिक सेक्शन बनता कैसे है? तो देखिए, एक लाइन एल ले लिया जाता है वर्टिकल, है ना? वर्टिकल लाइन एल। अब दूसरा एक लाइन एम ले लिया जाए, ये रोटेटिंग लाइन है ना? और ये रोटेट कर रहा है एलोंग किसके? एल के। रोटेट कर रहा है, इसका मतलब समझते हैं आप लोग ना? आप इसको पकड़ कर घुमाइए, तो आप इसको जब इधर लेकर जाते हैं तो इसका ये वाला जो पोर्शन है इधर आएगा, तो इसके घुमाने से, रोटेट होने से जो शेप बना है ना, वही जो है कोनिक सेक्शन कहलाता है। अब चूंकि एम जो है रोटेटिंग लाइन है तो इसको जेनरेटिंग लाइन भी कहा जाएगा। तो कोनिक सेक्शन का जेनरेटर कौन हुआ? एम। कोनिक सेक्शन का जेनरेटर कौन हुआ? एम। और एल एक फिक्स लाइन है, तो एक्सिस कौन हुआ? एल। बात समझ रहे हैं ना? तो एल एक्सिस हो गया और एम जो है जेनरेटर हो गया। किसका जेनरेटर? कोनिक सेक्शन का जेनरेटर। तो जेनरेटर माने जनक, कोनिक सेक्शन बनाने वाला जो शंकु परिच्छेद का निर्माण करे लाइन। तो क्लियर है ना? अब ऐसा फिगर व्यवहारिक जीवन में भी आप लोग देखे हैं ना? डमरू है या मूंगफली जो बेचता है लोग, बहुत ऐसी आकृति आप लोग देखते हैं व्यवहारिक जीवन में। उसी को मैथमेटिक्स में कागज कलम पर इस तरह से पढ़ा जाएगा, इस तरह से बनाया जाएगा और उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। चलिए, तो अब देखिए, अब बात यह आती है कि कोनिक सेक्शन क्या है, लोकस के रूप में परिभाषित कर लिए, ये कैसे बनता है ये हम लोग जान गए। अब इससे आगे की बात, जब इस सेक्शन को, कोनिक सेक्शन को किसी प्लेन से कट किया जाए, काटा जाए। प्लेन का मतलब आप लोग जो ऐसा हम बनाए हैं, तो आप इसको ब्लेड मान लीजिए, ठीक है ना? अगर इन कागज का आप एक प्रयोग कीजिए, इस तरह का शेप कागज का लीजिए और ब्लेड से उसको डिफरेंट एंगल और डिफरेंट सिचुएशन में कट कीजिए, तो उसके कट करने से अलग अलग आपको शेप का, है ना, अलग अलग कागज का वो टुकड़ा प्राप्त होगा, ठीक है ना? अब कट करने का तरीका है, कैसे कट करेंगे? देखिए, यह जो पोजीशन होता है ना, ध्यान दीजिए, इसको वर्टेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्टेक्स। और ये जो ऊपर वाला है इसको नैपे, हिंदी में भी नैपे ही कहिए, इसको नैपे कहा जाता है। तो यह ऊपर में भी बनता है और यह नीचे में भी बनता है, तो डबल नैपे हो गया। समझ रहे हैं ना? क्या हो गया? डबल नैपे। तो कोनिक सेक्शन डबल नैपे, वर्टेक्स, एक्सिस और जेनरेटर ऑफ कोनिक सेक्शन। क्लियर है ना?
अब इसको प्लेन से यदि हम कट करते हैं जो अभी अभी समझाए हैं, तो दो तरह का सिचुएशन होगा। एक जब कट करेंगे ना प्लेन से, तो उसके वर्टेक्स पर ही कट कीजिए। क्या कीजिए? वर्टेक्स पर ही। अभी देखिए यहाँ प्लेन एक है, क्या वर्टेक्स पर कट है? नहीं है। यहाँ वर्टेक्स पर है? नहीं है। लेकिन इस फिगर को आप देखिए, इसको और इसको देखिए, ये एकदम से वर्टेक्स पर कट कर रहा है ना। तो प्लेन वर्टेक्स पर कट कर रहा है और इसमें भी प्लेन वर्टेक्स पर ही कट कर रहा है। तो जब वर्टेक्स पर आप कट करेंगे ना, यानी कि प्लेन से उसको काटेंगे, समझ गए, तो आपको पॉइंट मिलेगा और फिर जो है स्ट्रेट लाइन मिलेगा और फिर जो है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलेगा। मैंने दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करना पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हुआ है। तो सेंटर पर कट करने से और उसमें भी कट करेंगे तो मान लेते हैं कि आप ब्लेड को एकदम ऐसे सीधा रख रहे हैं, कट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अल्फा, अब एक और चीज यहाँ सीख लीजिए, ये अल्फा क्या है? एक्सिस के साथ जो जनरेटिंग लाइन बना रहा है एंगल, वो अल्फा है। थीटा बीटा कुछ भी मान सकते हैं। और जब एक्स से वर्टेक्स पर कट करेंगे ना, तो वो भी एक खास एंगल पर कट करेंगे, समझ गए। और मान लिया जाए कि प्लेन का और एक्सिस के बीच का एंगल यदि बीटा हो, ओके, प्लेन और एक्सिस के बीच में, किसके एक्सिस के बीच में? कोनिक सेक्शन के एंगल को बीटा से डिनोट कीजिए। तो अल्फा बीटा दोनों एंगल समझ गए ना। अल्फा कौन सा एंगल है? जो जेनरेटर किसके साथ? एक्सिस के साथ बनाता है। और बीटा कौन सा एंगल है? जो प्लेन यानी ब्लेड जिस एंगल पर है ना कट करते हैं, तो वो एक्सिस के साथ बीटा है। तो अल्फा बीटा समझ गए। तो देखिए जब बीटा 90 डिग्री से कम हो लेकिन अल्फा से बड़ा हो, ठीक है ना, या 90 डिग्री तक हो जाए, तो वो जो सेक्शन से हमें मिलेगा ना, वो कुछ नहीं मिलेगा, एक पॉइंट की तरह चीज मिल जाएगा। तो वो पॉइंट हो गया। इसकी चर्चा हम पिछले क्लास में काफी विस्तार से किए हैं। अब आइए, यदि अल्फा और बीटा दोनों एंगल बराबर हो जाए तो स्ट्रेट लाइन मिलता है। और तीसरा एक सिचुएशन है कि यदि अल्फा से बीटा जो है कम हो जाए, ठीक है, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके बाद स्ट्रेट लाइन पढ़ चुके हैं, पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ चुके हैं। अब है यहां आइए, तो ये तो वर्टेक्स का मामला हो गया। अब आप कट कर रहे हैं तो वर्टेक्स पर नहीं कर रहे हैं। जैसे आप इस फिगर को ध्यान से देखिए, अभी वर्टेक्स पर नहीं ना है जी, आप ऊपर या नीचे किसी एक नेपे के तरफ कट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं ना कि ब्लेड को एकदम से सीधा सा रखते हैं आप, सीधा ऐसे एकदम सीधा, और तिरछा ब्लेड करके भी काट सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये पेन है, तो आप ब्लेड हाथ में लिए हैं, तो आप सीधे ऐसे कर दीजिए। एक कट क्या होगा कि ब्लेड को आप तिरछा कर दीजिए, तब कट कीजिए। एक फिर ऐसे तिरछा, तो ऐसा स्थिति समझ रहे हैं ना। तो देखिए जब यहाँ कट किया गया तो ये बीटा जो बना ना, वो 90 डिग्री बना, ठीक है ना। बीटा 90 डिग्री पर बनाते हुए कट कर रहे हैं, तो हमें सर्कल मिलेगा। क्या मिलेगा? सर्कल। तो सर्कल भी एक कोनिक सेक्शन ही है, ठीक है। तो जिसे सर्कल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और वहां भी हम इस बात की चर्चा किए थे। अब दूसरा सिचुएशन है, मान लिया जाए यहां पर देखिए कि अगर बीटा ब्लेड को थोड़ा सा टेढ़ा कर लिए, पोजीशन देख रहे हैं ना, तो स्थिति ये है कि बीटा 90 से कम हो जाए, यही ना होगा। 90 पर कट हुआ और 90 से कम पर कट हो रहा है, अल्फा से बड़ा होना चाहिए। तो क्या बनेगा जी? इलिप्स। अब यहाँ आइए, यदि अल्फा और बीटा बराबर पर कट कर रहा है तो क्या बनेगा? अब देखिए अल्फा और बीटा बराबर पर यहाँ भी कट कर रहा है,
लेकिन दोनों में अंतर है ना, क्या अंतर है बोलिए, जोर से बोलिए। यहाँ वर्टेक्स पे कट कर रहा है, यस, यहाँ वर्टेक्स पर कट कर रहा है, यहाँ अपर लेवल पर कट कर रहा है, तो अपर या लोअर पर। तो ये हो गया पैराबोला। और ये सिचुएशन को देखिए, ये सिचुएशन अब उल्टा है। ये सिचुएशन अब ये 90 से बड़ा है बीटा, ठीक है ना, बीटा क्या है 90 से बड़ा है, तो क्या बनेगा यहाँ पर हाइपरबोला। क्या बनेगा जी, हाइपरबोला। तो आपने कोनिक सेक्शन समझा, और प्लेन के द्वारा यदि कोनिक सेक्शन को खास एंगल और खास सिचुएशन में कट किया जाए तो हमें डिफरेंट शेप के, है ना, कभी सर्किल तो कभी पैराबोला, कभी एलिप्स और कभी, हाँ, इसीलिए इस तीनों को मुख्य रूप से, सर्कल तो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो एलिप्स, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला को हम लोग कोनिक सेक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हम लोग इक्वेशन ऑफ कोनिक देखेंगे कैसे निकालते हैं कोनिक का इक्वेशन, और डीजेनरेटेड ऑफ कोनिक सेक्शन या कोनिक, इसका मतलब ये होता है कि जो फोकस होता है यदि वह डायरेक्ट्रिक्स पर ही लाई कर जाए तो उसी को कहा जाता है डीजेनरेटेड कोनिक। समझ गए, कब फोकस जब डायरेक्ट्रिक्स पर लाई कर जाए तब। अब देखिए, मान लिया जाए कि ये एक डायरेक्ट्रिक्स हम लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट P है, यहाँ से यहाँ तक एक हम S लेते हैं, ये फोकस हो गया। इसका अगर कोऑर्डिनेट को अल्फा बीटा लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट को अगर x y लेते हैं, ठीक है ना, इसको अगर हम m मान लें, ओके, तो इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे ये हम लोग सीख रहे हैं। तो जब डायरेक्ट्रिक्स एक स्ट्रेट लाइन है तो मान लिया जाए कि इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है ना ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 है, इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। तो डायरेक्ट्रिक्स और फोकस प्रॉपर्टी भी इसको कहेंगे कि डायरेक्ट्रिक्स और फोकस में क्या रिलेशन है। तो अब इसको कैसे हम बनाएंगे, सो देखिए, आप जानते हैं कि PS बाई PM क्या होता है, E होता है, इसेंट्रिसिटी। क्या होता है जी, तो इसलिए PS इज इक्वल टू EPM कह सकते हैं ना। यस सर। अगर हम स्क्वायर कर दे इसको तो है ना E स्क्वायर और बोलिए PM स्क्वायर, ऐसा कह सकते हैं। यस। अब स्क्वायर क्यों किए अभी पता चलेगा। अब देखिए, P और S के बीच 2 पॉइंट फॉर्म से, है ना, डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके हम PS निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ देखिए, PS स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर y माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ये तो क्लियर है। अब दूसरा चीज देखिए, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है और ये पॉइंट PXY है, तो PM हम निकाल सकते हैं ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना, फ्रॉम ए पॉइंट। तो क्या होगा, सीधे लिख दे हम PM इज इक्वल टू, बोलिए AX, चूंकि x ही है तो कोऑर्डिनेट इसको सर्टिफाई करता है पहले, तो AX ही रख दिए, प्लस बोलिए BY और प्लस C डिवाइडेड बाई अंडर रूट, बोलिए कोई, हाँ, A स्क्वायर प्लस B, तो PM निकल गया। यस सर। अगर हम PM को स्क्वायर कर दें तो इसका मतलब है कि AX प्लस BY प्लस C बाई अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो हो गया। यस सर। अब आप यहाँ देखिए PS स्क्वायर, तो PS स्क्वायर के जगह पर क्या लिखिएगा, ये जो रिलेशन है कोनिक सेक्शन का ही डिफिनीशन है ना। यस सर। अब यहाँ PS स्क्वायर लिख दीजिए, तो क्या होगा जी, x माइनस अल्फा का
वाई माइनस बीटा का स्क्वायर Yes. इज इक्वल टू ई स्क्वायर हो जाएगा ना। Yes, sir. और पीएम कितना है तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का Whole square. बस यही जो रिलेशन है दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कोनिक। किसी को हम लोग अब स्ट्रेट लाइन का अलग अलग दिया रहेगा, ये सारा पॉइंट भी दिया रहेगा, ठीक है ना। Yes. ये पॉइंट कुछ दिया रहेगा, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कुछ दिया रहेगा, और पी मूविंग पॉइंट को हमेशा एक्स वाई ही मानेंगे। तो यही है कोनिक सेक्शन का इक्वेशन। अब दूसरी बात, उतना आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है, इसको और सिंप्लीफाई किया जाएगा जैसे ए माइनस बी के होल स्क्वायर। तो यह एक इक्वेशन आएगा जिसे कुछ सिंबल का यूज करके एच जी, आप लोग को याद है इस सर्कल का हम लोग इक्वेशन पढ़े थे तो जनरलाइज किए थे जब, तो कुछ सिंबल को हम लोग जी मान लिए थे। Yes, sir. तो यहाँ भी मानेंगे ना, तो डायरेक्ट उसको आप लोग याद रखिएगा। अब हालांकि वो सिलेबस में नहीं है लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो पूछ सकता है। तो कैसे याद रखिएगा, वो क्या होता है जल्दी से लिख लीजिए। ये होता है जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू, हम लोग पहले